कोइची और पॉप ओसाका के लिए रवाना होते हैं क्योंकि पॉप को एक आइडल शोकेस में पार्ट लेना है। रास्ते में कोइची की ट्रेन लगभग छूट जाती है, लेकिन उसे अपनी स्लाइड और ग्लाइड क्वर्क का एक नया यूज पता चलता है जिससे वह सरफेस से चिपक सकता है। ओसाका पहुंचने पर उनकी मुलाकात प्रो हीरो फैट गम से होती है, जो उन्हें वेन्यू तक ले जाता है। वहां उनकी मुलाकात सन की आइडल मोनिका कानियाशिकी से भी होती है, जो क्रैब सप्लायर कानिडोज को रिप्रेजेंट करती है। उसी समय फैट गम डिटेक्टिव त्सुकाउची के साथ मिलकर इवेंट पर चल रहे एक ड्रग रैकेट को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। त्सुकाउची पॉप को पहचान लेता है और उसे उस पर नजर रखने के लिए कहता है। इस बीच नारुहाटा में इरेजर हेड ग्रास हॉपर क्वर्क्स वाले छोटे मोटे ड्रग डीलर्स होटा ब्रदर्स का सामना करता है ताकि उनसे एरिया में ट्रिगर के बढ़ते इस्तेमाल के बारे में पूछताछ कर सके और विलन फैक्ट्री द्वारा किए जा रहे बॉडी मॉडिफिकेशंस की जांच कर सके। जब उन्हें पता चलता है कि फॉर्मर इंस्टेंट विलन्स में से एक उनका दोस्त किरिहितो है, जिसे उस मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन ने एक जायंट मैंटिस में बदल दिया था, तो वे मदद के लिए सहमत हो जाते हैं। ओसाका में जब मोनिका अचानक गायब हो जाती है तो पॉप एक जायंट क्रैब मैच को चलाकर कानिडोगे को रिप्रेजेंट करती है। असल में मोनिका एक पुलिस ऑफिसर है जो फैट गम के साथ काम कर रही है ताकि कानिडोगे द्वारा तस्करी की जा रही ड्रग्स को इन्वेस्टिगेट कर सके। मोनिका और फैट गम को त्सुकाउची से पता चलता है कि क्रैब शिपमेंट्स में सीक्रेटली ड्रग्स ले जाई जा रही हैं और सप्लायर्स का गोल उनसे प्रॉफिट कमाना नहीं है। मोनिका एक पैकेज को देखती है और आइस पैक्स में छिपी हुई ड्रग्स का पता लगाती है। वह एक ऐसे नए पार्ट टाइम वर्कर से मिलती है जो विलन फैक्ट्री का मेन हैंडलर निकलता है। जैसे ही फैट गम और पुलिस पहुंचते हैं, वह अपनी सुपर स्पीड क्वर्क का यूज करके एक टैबलेट चुरा लेता है और क्रैब मैक्स को फैट गम पर हमला करने और फिर एक्सप्लोड होने के लिए रीप्रोग्राम कर देता है, जिससे कुछ सबूत डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। त्सुकाउची और पुलिस ने उस निशान वाले आदमी का पीछा किया और उसके पैर में गोली मार दी। इसके जवाब में वह अपनी क्वर्क से इतना तेज भागा कि उसे सब कुछ स्लो मोशन में दिखाई देने लगा। उसने सभी ऑफिसर्स को उन्हीं की रबर की गोलियों से मारा और भाग गया। इसी बीच पॉप, जिस क्रैब मेक पर सवार थी, वह भी पूरे वेन्यू में तबाही मचाने लगा। फैटगम और मोनिका उसके पीछे भागते हैं, जबकि कोइची, जिसे एक नई ऑल माइट हुडी मिली थी, पॉप को बचाने की कोशिश में मेक से लिपट जाता है। मोनिका अपने स्निप क्लिप क्वर्क का इस्तेमाल करके मेक को रोकती है और पॉप को फ्री कराती है, जबकि फैटगम अपने शरीर से एक्सप्लोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। बाद में ट्रेन में यह सोचते हुए कि उसे बचाते समय कोइची कितना हीरो जैसा लग रहा था, पॉप उसे धन्यवाद देने की कोशिश करती है, लेकिन वह गहरी नींद में सो चुका है। ऑल माइट अपने सिविलियन रूप तोशिनोरी यागी में माइट टावर में त्सुकाउची से बात करता है। वह विलेन के हमले में त्सुकाउची को घायल देखकर हैरान रह जाता है। उसी रात त्सुकाउची की माकोतो से बहस हो जाती है। वह कोइची और पॉप को बचाने और उसकी लापरवाही के लिए माकोतो को डांटता है। बाद में वह इरेसर हेड और होटा ब्रदर्स के साथ किरिहितो से पूछताछ करता है। इस दौरान वह जायंट मैंटिस शिकायत करता है कि अब उसके लिए हर चीज़ कितनी मुश्किल हो गई है। इस बीच कुछ गुंडों से खुद का बचाव करते हुए कोइची अनजाने में अपने क्वर्क की मदद से चीज़ों को रिपेल करने का एक नया तरीका ढूंढ लेता है। त्सुकाउची और डिटेक्टिव तानुमा उस निशान वाले आदमी द्वारा पुलिस पर किए गए हमले की फुटेज देखते हैं। वे उसके एक्सेलरेशन क्वर्क पर गौर करते हैं और यह अंदाज़ा लगाते हैं कि यह हाई स्पीड प्रो हीरो ओ क्लॉक के क्वर्क जैसा ही है। वह इरेजर हेड से उस हीरो के बारे में पूछता है, जो बताता है कि वह पिछले कई सालों से इनएक्टिव है, और फिर यह शक जाहिर करता है कि वह विलेन या तो उस हीरो का बच्चा है या फिर उसका कोई स्टूडेंट। दूसरी तरफ निशान वाला आदमी अपने बॉस से जोर देकर कहता है कि वह फायर आर्म्स का इस्तेमाल तभी करेगा जब कोई और चारा न बचे। ऐसा कहते हुए वह ओ क्लॉक के एक पोस्टर को देखकर उसे मास्टर कहता है। कोइची के पेंट हाउस में वह पॉप को अपनी क्वर्क की नई डिस्कवरी के बारे में बताता है, अपने हाथों की हथेलियों से रिपल्सन ब्लास्ट्स करना। हालांकि जब वह गलती से अपनी खिड़की तोड़ देता है तो पॉप उसकी इस स्ट्रेंथ को लेकर उसे डांटती है और उसे याद दिलाती है कि वह नकल डस्टर जैसा न बन जाए।
कोइची अपनी रिपल्शन पावर्स की प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है, लेकिन पॉप उसे एक बार फिर बुरी तरह पीटती है। बाद में ऑक्टॉइड नामक एक खतरनाक विलेन कोइची का पीछा करता है और वह होटा ब्रदर्स की दुकान के सामने पहुंच जाता है, जहां इरेजर हेड मौजूद होता है। प्रो हीरो विलन पर हमला शुरू करता है, लेकिन उसकी इरेजर क्वर्क बेअसर रहती है और विलन के और आर्म्स निकल आने से वह उस पर हावी हो जाता है। बेहोश होने से पहले कोइची बीच में कूद पड़ता है और उसके सिर पर रिपल्शन ब्लास्ट करके इरेजर को बचा लेता है। जल्द ही होटा ब्रदर्स सेल्फ डिफेंस के रूल के तहत भी वहां पहुंच जाते हैं और चारों ऑक्टॉइड को किरिहितो के गोदाम में ले जाते हैं ताकि वे सब मिलकर उस बंद जगह में उससे लड़ सकें। कोइची विलन पर और भी हमले करता है, लेकिन इससे वह और भी चिढ़ जाता है। इरेजर और होटा ब्रदर्स कुछ समय के लिए विलन को रोकते हैं, लेकिन वह वहां से भाग जाता है। एक गली में निशान वाला आदमी ऑक्टॉइड को हरा देता है और उसका ब्लड सैंपल लेता है, लेकिन जब विलन उसे हल्का सा घायल कर देता है तो वह गुस्से से भड़क उठता है और कहता है कि उसके पास पहले से ही एक शानदार निशान है जो उसने खुद अपने मास्टर से मैच करने के लिए बनाया है। वह लगभग उसे मार ही डालता है, लेकिन कोइची और बाकियों के आने पर उसे पीछे हटना पड़ता है। मिडनाइट को कॉलेज मिक्सर्स में फैलाए जा रहे ट्रिगर के एक नए बैच को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा जाता है। वह अंडरकवर वहां जाती है और पॉप को मदद के लिए बुलाती है। वही कोइची भी मैड हैटर्स के साथ एक मिक्सर में शामिल हो रहा होता है। इवेंट के दौरान लड़कियों में से एक ऋण नशे में लगभग उल्टी कर देती है, लेकिन कोइची उसकी मदद करता है, जिससे वह घबरा जाती है और पॉप को जलन होने लगती है। दूसरी लड़की हिना और भी ज्यादा जेलस हो जाती है और बदले में ड्रिंक्स में ट्रिगर मिला देती है, जिससे सभी के क्वर्क्स बेकाबू हो जाते हैं। इसलिए मिडनाइट अपने क्वर्क का इस्तेमाल करके सबको सुला देती है। बाद में त्सुकाउची और इरेजर हेड अपनी डिस्कवरीज पर चर्चा करते हैं और यह कहते हैं कि ये ट्रिगर इंसिडेंट्स इसलिए किए जाते हैं ताकि विलन फैक्ट्री बेहतर क्वर्क्स वाले कैंडिडेट्स को ढूंढ सके और उन्हें किडनैप करके नेक्स्ट लेवल विलन बना सके। इस बीच चीन के हांगकांग में एक आदमी इंफॉर्मेशन के लिए एक एपोथेक्री में जाता है और उन गुंडों को आसानी से हरा देता है जो उस पर हमला करने आए थे। उन्हें एहसास होता है कि वह प्रो हीरो हाइपर क्वाडफिस्ट है, जिसे ओ क्लॉक के नाम से भी जाना जाता है, जिसने कुछ समय पहले अपनी क्वर्क खो दी थी। वह आदमी असल में नक्कल डस्टर ही है। जापान में वापस सोगा और उसका ग्रुप अभी भी ठीक हो रही टमाओ की देखभाल कर रहे हैं। नकल डस्टर लौटता है और उससे माफ़ी मांगता है कि उसे पहले कुछ काम पूरे करने हैं। वह तनुमा से मिलता है ताकि उसे इन्फॉर्मेशन दे सके। तभी तनुमा उसे निशान वाले आदमी के बारे में बताता है जिसके पास ओ क्लॉक की क्वर्क है। नक्कल डस्टर कहता है कि उसे रोकने का एकमात्र तरीका उसे मारना है और क्योंकि पुलिस यह काम नहीं कर पाएगी इसलिए वह खुद यह करेगा। इरेजर हेड मिडनाइट से यूए में एक टीचर के तौर पर उसके हालिया काम के बारे में बात करता है और उसे पता चलता है कि प्रेजेंट माइक भी जल्द ही टीचर बनने वाला है। वह इरेजर से उनके साथ जुड़ने की इच्छा जाहिर करती है, लेकिन वह साफ मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि बच्चों को ठीक से पढ़ाने का जज्बा उसके अंदर नहीं है। फिर वह तेज़ी से उस विलन को निपटा देता है जो कोइची का पीछा कर रहा था, जो एक लावारिस बिल्ली के बच्चे को बचा रहा था। जब वे दोनों बारिश में एक साथ खड़े होकर सोचते हैं कि बिल्ली का क्या किया जाए, तो इरेजर हेड उन दिनों को याद करता है जब वह यूए में सेकंड ईयर स्टूडेंट था। तब शोटा एजावा ने एक लावारिस बिल्ली के बच्चे को बचाने के लिए अपनी छतरी वहीं छोड़ दी थी और इस बात से उदास महसूस कर रहा था कि उसके अंदर एक हीरो बनने वाली चीज़ें नहीं हैं। उसके कहीं ज़्यादा जोशीले दोस्त हिजाशी यामाडा और ओबोरो शिराकुमो उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ओबोरो ने तो खुद उस बिल्ली को बचाया था। अपनी क्लास में शरारती होने के बावजूद यामाडा और शिराकुमो दोनों ही अपने टीचर्स से अच्छी राय पाने में कामयाब रहते हैं, लेकिन आइजावा संघर्ष करता रहता है कि वह किस तरह का हीरो बनना चाहता है और साथ ही वह अपनी इरेजर क्वर्क का सही इस्तेमाल करने की कोशिश भी करता रहता है। एक दिन लंच करते समय वे थर्ड ईयर स्टूडेंट नेमुरी कायामा से मिलते हैं, जो आखिरकार उस बिल्ली को गोद ले लेती है।
जहां यामाडा को हिस्सा लेने के लिए एक वर्क स्टडी मिल जाती है। वहीं कायामा, आइज़ोवा और शिराकुमो को प्रो हीरो हिज पर्पल हाइनेस की एजेंसी में उसके साथ शामिल होने का ऑफर देती है। कायामा और शिराकुमो के साथ हीरो एजेंसी टीम पर्पल रेवोल्यूशन में रहते हुए आइज़ावा की आलोचना हिज पर्पल हाइनेस ने की कि उसमें अलग दिखने की कोई चमक नहीं है। शिराकुमो ने आइज़ावा को अपने गॉगल्स दिए ताकि वह अपनी इरेशर का बेहतर इस्तेमाल कर सके, जिसका इस्तेमाल करके उसने एक स्मोक विलन को इफ़ेक्टिवली हरा दिया। आइज़ावा और शिराकुमो ने इरेजर हेड और लाउड क्लाउड के रूप में एक मजबूत हीरो जोड़ी बनाई और यामाडा और सेंसोजी को हराने के लिए एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज में अपनी स्किल्स दिखाई। बाद में शिराकुमो ने आइज़ावा और यामाडा के साथ एक इंडिपेंडेंट एजेंसी शुरू करने का प्रस्ताव रखा। आइज़ावा को हमेशा दूसरों पर निर्भर रहने के बारे में शक था, लेकिन अपने दोनों दोस्तों को कायामा के साथ खेलते हुए देखकर वह मन ही मन मुस्कुराया। एक हफ्ते बाद एक तूफानी रात में एक जायंट विलन सड़कों पर तबाही मचाता है और हिज पर्पल हाइनेस बेहोश होता है। शिराकुमो और आइज़वा ने गार्वे द्वारा शहर में मचाई गई तबाही का सामना किया। गार्वे एक जायंट मेंढक जैसे मॉन्स्टर था जिसकी स्टॉक क्वर्क उसे दूसरों की क्वर्क को एब्जॉर्ब और रिलीज करने की एबिलिटी देती थी। उसने यामाडा और बस्टर यूनियन प्रो हीरो टीम की पावर्स का यूज करते हुए आइज़ावा, शिराकुमो और हिज पर्पल हाइनेस पर हमला किया। आइज़ावा ने अकेले ही विलन से लड़ने की कोशिश की, स्टॉक की गई पावर्स को रोकने के लिए इरेशर का यूज किया और मॉन्स्टर के मुंह में उसके टुकड़े फेंककर उसे हरा दिया। शिराकुमो की आवाज़ सुनकर आइज़ावा ने हिम्मत जुटाई और गार्वे को अपनी क्वर्क स्टॉक पाइल से हराने में सफल रहा। जैसे ही रीइंफोर्समेंट्स पहुंचते हैं, आइज़ावा को पता चलता है कि गोड टूट गया था और उसे शिराकुमो की आवाज़ सुनाई दी थी, जबकि शिराकुमो की मौत हो चुकी थी, जिससे आइज़ावा और यामाडा दोनों को गहरा सदमा लगा। अपने 3rd ईयर ग्रेजुएशन तक टीचर्स की रिजर्वेशंस के बावजूद आइज़ावा ने एक इंडिपेंडेंट प्रो हीरो बनने का फैसला किया, क्योंकि उसने पिछले 1 साल ट्रेनिंग में बिताया था और उसने अकेले ही विलेंस से लड़ने का सोच लिया था। प्रेजेंट में कोइची और इरेजर हेड हॉट्स की दुकान पर जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि किरिहितो और एक सुधरे हुए ऑक्टॉइड के साथ मिलकर वे जल्द ही एक कैफ़े खोलने जा रहे हैं। ग्रुप को खुशी खुशी एक कैट कैफ़े बनाने के बारे में बात करते देखकर इरेजर को स्कूल के दिनों में अपने दोस्तों के साथ कुछ ऐसा ही करना याद आ जाता है। नारुफेस्ट गैंग एक क्रिसमस पार्टी के साथ जश्न मनाती है, जहां कैप्टन सेलिब्रिटी को पता चलता है कि अगले साल की शुरुआत में जब उसके मुकदमे निपट जाएंगे तो वह अमेरिका वापस जा पाएगा। उसे यह भी पता चलता है कि उसकी पत्नी जल्द ही उनके बच्चे को जन्म देने वाली है। उसी रात बॉम्बर नाम का एक मॉन्स्टर, जिसे निशान वाला आदमी कंट्रोल कर रहा था, 3 लड़कियों पर हमला कर देता है और कैप्टन सेलिब्रिटी अपने बैरियर की मदद से उन्हें बचा लेता है। जब वह विलन डिटोनेट हो जाता है, निशान वाला आदमी इसका इस्तेमाल करके उस क्वर्क के पीछे का सीक्रेट जान लेता है। उसे एहसास होता है कि कैप्टन को हराया जा सकता है और वह बॉम्बर्स की एक पूरी आर्मी के साथ उस पर हमला करने का सोचता है। इस इंसिडेंट के बाद कैप्टन की पॉपुलैरिटी और बढ़ जाती है, जिसके चलते माकोटो टोक्यो स्काई एग जैसी शानदार जगह पर उसके लिए एक बड़ी फेयरवेल पार्टी प्लान करना शुरू करती है। इस पार्टी में नारुफेस्ट गैंग परफॉर्म करेगी है और इसमें कई बड़े बड़े प्रो हीरोज को भी बुलाया जाता है। इस बीच त्सुकाउची विलेन फैक्ट्री केस पर फिर से काम शुरू करता है। इसका श्रेय कोइची और पॉप को जाता है, जिन्होंने गुमनाम रहते हुए अपनी विजिलेंटी एक्टिविटीज से जुड़ी इन्फॉर्मेशन इरेजर हेड और मिडनाइट को दी थी। त्सुकाउची इस बारे में ऑल माइट को बताता है। वहीं दूसरी ओर माकोटो अपने भाई पर दबाव डालकर ऑल माइट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। त्सुकाउची ने इरेजर हेड को बताया कि विजिलेंटीज से मिली इन्फॉर्मेशन से उन्होंने पता लगाया है कि कई ड्रग डीलर और इंस्टेंट विलन्स ओनोमुरा फार्मा कॉर्पोरेट से जुड़े हुए हैं और हो सकता है कि यह विलन फैक्ट्री का एक मुखौटा हो। आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने फैट गम और मोनिका को टीम में शामिल किया है। इरेजर को मोनिका की मदद करनी पड़ती है ताकि वह अलग अलग भेष बदलकर एम्प्लॉयज़ के बीच घुल मिल सके। आखिरकार
टोक्यो स्काई एग में कैप्टन सेलिब्रिटी की फेयरवेल पार्टी का दिन आ ही गया, जहां कई टॉप प्रो हीरोज ने भीड़ के सामने स्टेज पर परफॉर्म किया। ठीक उसी समय पुलिस ने कांटो में ओनोमुरा फार्मा की उस ब्रांच पर छापा मारा जिसके बारे में माना जाता था कि वहीं पर ट्रिगर ड्रग्स और नेक्स्ट लेवल विलेन बनाए जाते हैं। उन्हें वह लैब मिल गई जहां बॉम्बर बनाए जाते थे। इससे पहले कि पुलिस उन्हें पकड़ पाती, निशान वाले आदमी ने उन्हें छोड़ दिया और वे स्काई एग की ओर चले गए। कैप्टन सेलिब्रिटी ने अपनी पत्नी पैमेला और अपने न्यूबॉर्न बेबी की एक फ़ोटो सभी को दिखाई, लेकिन जब उसने पैमेला को स्टेज पर बुलाया तो चीज़ें ऑकवर्ड हो गई, क्योंकि पैमेला को यह सब देखकर शर्मिंदगी महसूस हुई। जब कोइची कैप्टन का हालचाल पूछने गया तो बॉम्बर्स ने हमला कर दिया और कोइची को बाहर की ओर धकेल दिया। बॉम्बर्स ने स्काई एग के पिलर्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, जिससे कैप्टन सेलिब्रिटी को डोम को बचाने रुकना पड़ा। अब जब कैप्टन सेलिब्रिटी सबके सामने था तो उस आदमी ने एक ऐसे बॉम्बर को भेजा जिसके पास रीजनरेशन थी, ताकि वह हीरो पर जोरदार पंचेस मार सके। बॉम्बर्स में से एक ने स्काई एग पर एक EMP धमाका किया, जिससे अंदर की सारी पावर चली गई। बेस्ट जीनिस्ट के अंडर हीरोज ने सिविलियंस को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी संभाली और साथ ही बाहर का पता लगाया। इस बीच कैप्टन सेलिब्रिटी पर वह रीजनरेशन वाला बॉम्बर लगातार बहुत करीब से पंचेस मारता है, जिससे कैप्टन धीरे धीरे बेहोश होने लगा। कोइची, जिसने स्काई एग की थीम वाली ऑल माइट हुडी पहनी हुई थी, आगे आया और कैप्टन को बचाने के लिए अपने शूटी गो ब्लैम का इस्तेमाल करके उस बॉम्बर पर हमला कर दिया, इससे पहले कि वह बॉम्बर फिर से हमला कर पाता। फिर कैप्टन सेलिब्रिटी अपने जवानी के दिनों को याद करने लगते हैं, जब वह कॉलेज में बहुत पॉपुलर खिलाड़ी था। तभी उनकी नज़र पामेला नाम की एक चिड़चिड़ी दिखने वाली लड़की पर पड़ती है, जो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। इसके जवाब में जब वे उसे एक शांत बैलून फ्लाइट पर ले जाता है तो वह उसके प्यार में पूरी तरह डूब जाता है और उसका पीछा करने लगता है। आखिरकार वे दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद उन्हें अपने रिश्तों में और अपने हीरो वाले कामों से जुड़े इंसिडेंट्स में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और वह सोचने लगता है कि आखिर सब कुछ गलत कैसे हो गया। जल्द ही कोइची और कैप्टन को इरेजर हेड से मदद मिलती है और स्काई एग में मौजूद दूसरे हीरोज मिलकर बॉम्बर्स को काबू में कर लेते हैं। आखिर में पूरी तरह से थक चुका कैप्टन सेलिब्रिटी नीचे की ओर गिरने लगता है। वह सोचता है कि एक हीरो के तौर पर उसने आखिरकार कुछ अच्छा काम किया है। तभी कोइची उसके पीछे आता है, जिससे वे दोनों एक साथ नीचे गिरने लगते हैं। दूसरे हीरोज उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन निशान वाला आदमी गुस्से में आकर बॉम्बर को एक्सप्लोड कर देता है, जिससे स्काई एग का सपोर्ट कॉलम टूटकर गिर जाता है। त्सुकाउची स्काई एग की खबर देने के लिए ऑल माइट को फोन करता है और उनसे अपनी बहन को बचाने को कहता है। नंबर 1 हीरो लगभग तुरंत ही वहां पहुंच जाता है और अकेले ही उस बिल्डिंग को, साथ ही कोइची और कैप्टन सेलिब्रिटी को भी बचा लेता है। जब हीरोज और सिविलियंस रिकवर करते हैं तो त्सुकाउची अपना आपा खोने के लिए माफी मांगता है। इस बीच वह निशान वाला आदमी यह सब देखकर गुस्से में होता है, इसलिए वह बचे हुए बॉम्बर सेल्स का इस्तेमाल करके उन्हें 200 मिनी बॉम्बर्स में बदल देता है। लेकिन ऑल माइट एक बार फिर अपनी पावर से एक ही पंच में उन सभी को खत्म कर देते हैं। उसका बॉस, जो उसे नंबर 6 कहकर बुलाता है, यह बताता है कि ऑल माइट ही असली सुपर ही मैन है, एक ऐसा डेस एक्स मशीन जो उनके प्लान्स का फाइनल गोल है। ठीक उसी समय नक्कल डस्टर पास ही एक छत से नंबर 6 को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गोली उसके कंधे को बस छूकर निकल जाती है और इस तरह वे दोनों आमने सामने आ जाते हैं। नंबर 6 मानता है कि ओ क्लॉक का क्वर्क, जिसे ओवरक्लॉक के नाम से जाना जाता है, अब उसके पास है, और यह भी कि उसका अपना कोई नाम या असली पहचान नहीं है। वह कहता है कि जहां ऑल माइट अपनी पावर से दुनिया का सेवियर या डिस्ट्रॉयर ही बन सकता है, वहीं ओ क्लॉक की स्पीड उसे अपनी मर्जी से कुछ भी करने की आज़ादी देती है। इसलिए वह नकल डस्टर से उसका सक्सेसर बनने के लिए आशीर्वाद मांगता है। नकल डस्टर उसे साफ मना कर देता है। वह कहता है कि उसका सक्सेसर पहले से ही कोइची है। नंबर 6 पावरलेस नकल डस्टर पर हमला करने जाता है, लेकिन ओवरक्लॉक के फंक्शंस को जानने के कारण वह विजिलेंटी एक चाल चलता है
और उसे एक फास्ट स्पीड रिकॉर्डिंग सुनने पर मजबूर करता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वह बिल्डिंग घिरा देता है और फिर नंबर 6 के हाथ पैर में गोलियां मारकर उसे बुरी तरह मारता है। वह उसे पकड़ने जाता है, लेकिन नंबर 6 बताता है कि उसके शरीर के अंदर बॉम्बर सेल्स मौजूद हैं जो उसे रीजनरेट करते हैं और एक्सप्लोड होते हैं। खून से भरा हुआ नकल डस्टर और नंबर 6 एक बार फिर एक दूसरे पर हमला करते हैं, जबकि वह बिल्डिंग पूरी तरह से घिर जाती है। बाद में नारू फेस्ट की टीम हॉस्पिटल में जाती है, जहां कैप्टन सेलिब्रिटी हैं। कैप्टन कोइची से इस बात के लिए माफी मांगता है कि स्काई एग इंसिडेंट का सारा क्रेडिट उन्होंने खुद ले लिया था, लेकिन कोइची को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। माकोटो बताती है कि त्सुकाउची को कोइची के इस मामले में शामिल होने के बारे में पता है, लेकिन उसके अच्छे कामों के बदले वह उसे उसकी विजिलेंटिज्म के लिए माफ करने को तैयार है। जल्द ही पैमेला वहां पहुंचती है, साथ ही कैप्टन को बचाने के लिए कोइची का शुक्रिया अदा करती है। 2 हफ्ते बाद जब कैप्टन और उसका परिवार अमेरिका वापस जा रहा होता है, तो माकोटो बताती है कि वह भी उनके साथ अमेरिका जाकर कॉलेज में पढ़ाई करेगी और उनकी मैनेजर बनी रहेगी। उस रात पॉप अपना अफसोस जाहिर करती है कि कोइची को वह तारीफ नहीं मिली जिसका वह हकदार था, लेकिन शर्म से वह खुद उसकी तारीफ नहीं कर पाती। इस बीच त्सुकाउची और तानुमा उस बिल्डिंग को इन्वेस्टिगेट करते हैं जहां उन्हें ओक्लॉक, जिसका असली नाम इवाओ ओगुरो है, और किसी अननोन के ब्लड सैंपल्स मिलते हैं। ये देखकर तानुमा परेशान हो जाता है कि वे किस तरह के मॉन्स्टर का सामना कर रहे हैं। 2 साल बाद नारुहाता में कोइची को द क्रलर के नाम से और भी ज्यादा शोहरत और इज्जत मिलने लगती है और वह कुछ स्कूल गर्ल्स को बचाता है। अब कॉलेज के अपने आखिरी साल में पहुंचकर जॉब इंटरव्यूज देते हुए और अपनी ज्यादातर ऑल माइट हुडीज को पुराना कर चुके, जिन्हें उसने कभी न फेंकने का फैसला किया है, कोइची सोचता है कि उसे अब विजिलेंटिज्म छोड़ देना चाहिए। यह सोच पॉप को बुरी तरह डरा देती है, लेकिन जब कोइची उसे अपने साथ पेट्रोलिंग पर चलने के लिए बुलाता है और यह तय करता है कि वह अपने दिल में हमेशा एक हीरो बना रहेगा, तो पॉप को तसल्ली मिलती है। इस बीच विलेन फैक्ट्री का बॉस ऑल फॉर वन डॉक्टर गैरकी द्वारा नंबर 6 में किए जा रहे बदलावों पर नजर रखे हुए हैं।